आप देख रहे हैं दरअंगल। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो विमान हादसा हुआ है सीडीएस के विमान का, उसमें 14 लोग सवार थे। 13 की मौत की पुष्टि इस समय हमारे सामने हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि उस MI-17 V5 हल्के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग थे, उनमें से 13 की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। अब डीएनए टेस्टिंग, कुछ शव इतनी बुरी तरह झुलस गए थे कि अब उनकी डीएनए टेस्टिंग की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 की मौत की पुष्टि वायुसेना ने कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज बयान इस पर देना था, लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, डीएनए टेस्टिंग की भी प्रक्रिया होनी है। इस तरह के हादसे में जिस तरह से आग की लपटें वहां पर उठी थी और आप राख राख हर तरफ देख रहे हैं, जिन शरीरों को हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जाहिर है अब डीएनए टेस्टिंग का ही सहारा उसमें लिया जाएगा और इन सारी जानकारियों के हासिल होने के बाद ही इस तरह की जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा की जा सकती है। लेकिन 14 में से 13 की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि हम आपको साथ में यह भी बता दें कि जो घायलों की शुरुआत से ही जो संख्या हमें बताई जा रही थी, उसमें बहुत कठिन बताया जा रहा था कि उनके बचने की कोई भी आसार हो सकते हैं। बहुत गंभीर बर्न इंजरीज सभी को थे जिन्हें वहां से निकाला गया था। आग की लपटों को काबू में पाने के लिए जिससे जो बन पड़ रहा था उस समय किया जा रहा था, लेकिन अब 14 में से 13 लोगों को हम गंवा चुके हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत इस विमान में सवार थे, उनकी पत्नी भी इस विमान में उनके साथ सवार थी। ब्रिगेडियर लीडर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे और उनके साथ ही तमाम वो वीर सैनिक भी मौजूद थे जो कि सुरक्षा में तैनात रहते हैं जनरल बिपिन रावत के। साथ ही एयरफोर्स के 2 पायलट्स भी इसमें मौजूद थे और साथ ही 2 क्रू जो इस तरह के विमानों में हमेशा किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ जब ट्रैवल किया जाता है तो उसमें सवार रहते हैं। Mi-17 V5 ये हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ कुन्नूर के इलाके में, जहां पर एयरफोर्स चीफ निकल चुके हैं। अब तो उस इलाके में पहुंच गए होंगे गौरव, जहां पर उन्हें आगे की जांच भी देखनी है। राजधानी दिल्ली से सुलूर के लिए, सुलूर भारतीय वायुसेना का एक बड़ा बेस है, उस बेस के लिए वायुसेना अध्यक्ष निकले थे थोड़ी देर पहले। वो इस हादसा जहां हुआ है इस स्थान पर भी जाएंगे। ये विमान, भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की है ये, और अब प्रयास यही चल रहा है कि सभी जो शव अभी तक निकले हैं उनकी पहचान की जाए, शिनाख्त की जाए। एक व्यक्ति जीवित है। 80% बर्न इंजरीज की खबर आई है। औपचारिक पुष्टि की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही है यह खबर। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, वायुसेना अध्यक्ष कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? कब हमें औपचारिक तौर पर जानकारी मिलने की उम्मीद? देखिए, वायुसेना अध्यक्ष रास्ते में हैं और वो वहां पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मैं इस वक्त जनरल बिपिन रावत का जो घर है उनके घर पर मौजूद हूं और यहां पर उनके घर पर आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं। आर्मी चीफ यहां पर उनके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी ये है सूत्रों के हवाले से कि उस MI-17 V5 में जो 14 लोग सवार थे उनके बारे में पता चल रहा है कि उनमें से 13 लोगों के शव जो हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। तो इस बात को लेकर के अभी तक हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लगातार रक्षा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो जनरल बिपिन रावत का जो घर है के कामराज मार्ग पर यहां पर आकर के उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात किया है। और जानकारी ये भी है कि अब से थोड़ी देर पहले जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी यहां पर आकर के मुलाकात किया है। तो यहां की स्थिति आपको एक बार गौरव दिखाते हैं कि परिवार वालों से मिलने का जो सिलसिला है वो अलग अलग जो अधिकारी हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयर फोर्स के हों, नेवी के हों, वो तमाम अधिकारी यहां पर आ रहे हैं और मुलाकात करने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है।
बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है। उनकी तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इस पूरे जो MI-17 V5 क्रैश हुआ है उसमें हताहत हुए हैं, किन लोगों की क्या सिचुएशन है, ये तमाम स्थिति पता चलेगी। जानकारी ये भी पता चला है कि सब जो भी शव बरामद हुए हैं उनका DNA टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि किसका शव है। इस तरीके की जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। गौरव, एक ऐसा हादसा जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा कभी। ये उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय लोग आपको दिखा रहे हैं। वो इलाका कैसा है इसे देखकर आप समझ सकते हैं। हल्की बहुत एक धीमी ढलान से उठती हुई जो पहाड़ियां होती हैं, जो टी एस्टेट्स की होती हैं, कुन्नूर की ये तस्वीरें, जहां पर जो राहत कर्मी हैं वो आगे बढ़ते हुए, लेकिन गिरते ही कैसे आग के गोले में तब्दील वो हेलीकॉप्टर दिख रहा है। और जो शरीर वहां से निकले हैं, शुरुआत में ही सबसे पहले 2 शरीरों को निकाला गया और कंफर्म किया गया कि 2 डेड। उसके बाद 4 लोगों को वहां से जब निकाला गया उसी क्रम में स्पष्ट था कि वो अब जीवित नहीं है। बाकियों को नजदीकी अस्पताल, जो कि सेना का ही अस्पताल है, वहां पर पहुंचाया गया। बहुत अच्छी व्यवस्था सेना के अस्पतालों में रहती है और फौजी जो डॉक्टर्स कहे जाते हैं, जिस तरीके से एक स्पिरिट होती है भारतीय सैनिक की कि दम नहीं तोड़ना है, देश के लिए हमेशा डिगे रहना है। जो डॉक्टर्स हमारे होते हैं वो वैसे ही होते हैं, लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन उस सब के बीच 14 में से 13 के गुजर जाने की ये खबर हमारे सामने आई है। मंजीत सिंह नेगी ये खबर उन्होंने हमें दी है अब से कुछ देर पहले। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो है मंजीत, लेकिन DNA टेस्ट से अब पता चलेगा। इतने क्षत विक्षत हैं, इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं ये शरीर। मंजीत, देखिए, जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसके बाद सभी जो शव हैं वो बुरी तरह से जले हुए हैं। इसीलिए DNA टेस्ट के जरिए ही जानकारी मिल पाएगी और इसीलिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट था उसको भी कल के लिए टाला गया। यहाँ रक्षा मंत्रालय में काफ़ी गहमागहमी है। CDS समेत तमाम जो चाहे उनकी पत्नी मधुलिका रावत हों, उनके जो ADC हैं, उनके MA हैं, सभी के DNA सैंपल भेजे जा रहे हैं वहाँ पर और उसकी पुष्टि होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है कि जो 14 लोग सवार थे उसमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति अभी भी उसको बचाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो 14 लोग सवार थे, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके तमाम स्टाफ समेत वायुसेना के जो पायलट और को पायलट समेत जो कर्मचारी थे, वो सभी लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 13 लोगों की मृत्यु की बात की जा रही है। एक की अवस्था गंभीर बताई जा रही है और DNA टेस्ट का सहारा लिया जाएगा पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया, जिस जगह वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया, आसपास के गांवों से, आसपास के घरों से रजाई और कंबल लिए गए ताकि आग को बुझाया जा सके। तब तक अग्निशमन दल के कर्मी वहां पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पर पहुंचे, सेना की टीम जल्दी से वहां पर पहुंची और ढलान से कुछ इंजर्ड को उठाने में और अस्पताल लाने में कुछ समय लगा, यह बताया जा रहा है। इस समय हमारे साथ ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, खुद Mi-17 के पायलट हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद, लड़ाकू विमान पायलट है, मिराज 2000 उड़ा चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर जया तारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्क्वाड लीडर दीप्ति कालरा जुड़ रही हैं। हम सभी अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे, खासतौर पर इस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्वेता, समझा जाता है कि बेहद सुरक्षित है ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और स्पेशली जो V5 इसका वेरिएंट है। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, आप इस हेलीकॉप्टर को कितना सुरक्षित मानेंगे, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर अपग्रेडेड जो वायुसेना का? ये जो हेलीकॉप्टर है Mi-17 V5, ये भारतीय वायुसेना में लाया गया था 2011 में और तब तक जो इसके पहले जनरेशन के थे उसमें वो सारी चीजें नहीं उपलब्ध थी जो इसमें है।
इसमें 2 इंजन हैं जो मेन फ्लाइंग के इंजन है। बोथ इंजन हैव मतलब करीब 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर दोनों प्रोड्यूस करते हैं, और वो इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं कि एक इंजन से भी ये हेलीकॉप्टर कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी ऑल्टीट्यूड पर कोई भी इमरजेंसी टैकल कर सकता है। मैं खुद इस हेलीकॉप्टर को करीब 1000 घंटे उड़ा चुका हूं, और इसमें जितनी फैसिलिटीज हैं, इसमें जितनी चीजें लगी हैं, वो शायद अभी तक किसी वायुयान में नहीं लगी हैं, और अगले शायद 10 साल तक नहीं लगेंगी। इसमें एक 18 चैनल का ऑटो पायलट लगा होता है, जिससे कि अगर आप सही चीज जानते हैं तो आप उसको जमीन से उठा सकते हैं, उसको लैंड करा सकते हैं सिर्फ बटन के भरोसे। कंट्रोल्स नहीं ऑपरेट करने पड़ते हैं, और इसमें सेफ्टी सिस्टम्स जितने हैं उतने शायद ही और किसी हेलीकॉप्टर में मिले। यही हेलीकॉप्टर फिलहाल जो हमारा वीवीआईपी स्क्वाड्रन है उसमें भी इस्तेमाल होता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर से अपना आना जाना करते हैं। तो हेलीकॉप्टर के बारे में अगर बात करें, हेलीकॉप्टर में ऐसी कोई खराबी नहीं आप सोच सकते हैं जिससे कि आप ये कहें कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके कारण कुछ हुआ है। और रही दूसरी तरफ बात, अगर आप क्रू की बात करें तो इसको फ्लाई करने वाले वहां के जो 109 हेलीकॉप्टर यूनिट है उसके कमांडिंग ऑफिसर खुद थे, और कमांडिंग ऑफिसर का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई ऐसे ही नहीं बन सकता है जी। तो ना हेलीकॉप्टर में खराबी हम मान सकते हैं और ना क्रू की खराबी मान सकते हैं। अब बचता क्या कारण जी, बचने वाले कारण क्या होते हैं? कोई टेक्निकल डिफेक्ट अगर इसके पहले हमने एयर मार्शल बारबोरा का एक स्टेटमेंट सुना कि स्पेस शटल जब बनाया गया और उसको लॉन्च किया गया तो स्पेस शटल क्रैश कर गया। उसके अंदर जितनी स्ट्रिक्ट हमने प्रोसीजर्स फॉलो किए, जितनी चीजें उसमें की गई, उसके बावजूद भी, क्योंकि एक कहावत है कि आप ग्रेविटी से लड़ नहीं सकते हैं, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही है, कभी कंट्रोल में आएगी, कभी कंट्रोल के बाहर भी जा सकती है अगर उसमें कोई एक छोटी सी तकनीकी खराबी आ गई तो। और ये जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुनूर एरिया, ये सुलूर से वेलिंगटन जाने के लिए, इसमें जनरली मौसम खराब होता है, जिसको कि हम एविएशन के टर्मिनोलॉजी में फॉग कहते हैं, जिसको धुंध कहेंगे। गहरा धुंध हो जाता है, कई बार बादल आते जाते हैं उसके कारण धुंध होता है। इस हेलीकॉप्टर में वेदर रडार भी लगा होता है जिसके आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर उस धुंध में आपकी कोई भी तकनीकी खराबी आ गई, फिर बचने के चांस कम होते हैं। ठीक जी, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक बैठक, एक अहम बैठक अब से थोड़ी ही देर में होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और कल संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान देंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 14 में से 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि सूत्र इस समय कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। अंजना, सीसीएस में जो बैठक होगी बहुत ही महत्वपूर्ण, आगे की बातचीत के लिए किस तरह से देश को बताया जाए कि आखिर हुआ क्या? बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले जानकारी आज तक के पास आई है गौरव की आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम 6:30 बजे पीएम चेयर करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं, इसी के साथ सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, ये सभी लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो जानकारी अभी तक आई है उसके मुताबिक पहले ये खबर आई थी कि आज ही सदन में रक्षा मंत्री अपना बयान देंगे, लेकिन कोई भी जानकारी, क्योंकि देश की संसद के सदन में ये जानकारी देनी है, तो जिस तरह की जानकारी आ रही थी, आपने भी देखा कैसे पहले 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि आई, फिर 11 लोगों के, फिर 13 तक नंबर पहुंच गया है। एक व्यक्ति, देश भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी जान बचे, और सभी की प्रार्थना है कि सीरियस वो व्यक्ति हो, लेकिन अब क्या परिस्थितियां बनती हैं, इसीलिए अंतिम
पूरी पुख्ता जानकारी का इंतजार रक्षा मंत्री के भी तरफ से किया जा रहा है, ताकि देश की संसद में बोलना है उसका अलग ही वैल्यू होता है, इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए जब तक पूरी तरह से पुष्ट जानकारी वहां पर नहीं पहुंच जाती, और जैसा कि हम भी बता रहे हैं, एयरफोर्स चीफ हो या फिर तमाम वरिष्ठ अधिकारी है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ 6:30 बजे सीसीएस की यह बैठक प्रधानमंत्री आवास पर, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जिस तरह की परिस्थितियां उभरी हैं उसके लिए आगे की रणनीति बनानी है, ये तय करना है कि आगे का रास्ता क्या होगा। रही अंजना हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद हमारे साथ है। ग्रुप कैप्टन विनोद, अगर डीएनए टेस्टिंग का सहारा लेने की आवश्यकता पड़े, और मैं विंग कमांडर जया तारे को भी अपने साथ इस श्वेतौर में इस कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहते हैं कि विंग कमांडर तारे, अगर आवश्यकता पड़ रही है ऐसे में डीएनए टेस्टिंग की, तो ये बस यही दर्शाता है कि कितना भीषण था यह हादसा। ग्रुप कैप्टन जया, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आपका जी, मैं म्यूट आपकी है, आवाज आप एक सुन बार सकती हूँ। अनम्यूट। जी 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 जी। ओके। और जब इसकी फर्स्ट फोटोग्राफ्स आई थी, जब इस एयरक्राफ्ट क्रैश की, तभी से आपको इसकी भीषणता का पता लगना चाहिए कि एक एयरक्राफ्ट जब क्रैश होता है तो लोगों के बचने के चांसेस फिर भी हम सोच सकते हैं, अगर उसमें आग नहीं लगी है तो। आग लगने के बाद इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेव सोल्स एंड देयर आफ्टर टेक देम, उनका रिकग्निशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, सिर्फ हमारे सेना के लिए नहीं, जब अपने पूरे देश के लिए बहुत से लोगों को हमने खो दिया है। और विद द बेस्ट पायलट्स, विद द बेस्ट एयरक्राफ्ट, इस तरीके का हादसा होना, मे बी आफ्टर हमें पता चलता है इसके बारे में कि क्या इसकी कंडीशंस थी और ये किस वजह से ये हुआ, ये बहुत ही बड़ी चीजें रिवील भी करेगा हमको। जनरल सिवाच, जब से ये खबर आई है तब से समूचा देश सकते में है, और मैं समझ सकती हूं कि आपके भी दिल पर वही गुजर रही होगी जिस समय हर एक हिंदुस्तानी के मन में, क्योंकि आखिर उस विमान में सवार हर एक व्यक्ति, 14 के 14 व्यक्ति, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो सैनिक हों जो सिक्योरिटी के लिए तैनात थे, चाहे स्टाफ ऑफिसर हो, चाहे जनरल रावत हो, उनकी पत्नी हो, हर एक के साथ इस पूरे देश की संवेदना जुड़ी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि जो लोग इस हेलीकॉप्टर में थे उनमें से ज्यादा बचाव आए। मगर ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसके बाद इसमें आग लगी है, तो फिर चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और वी आर होपिंग अगेंस्ट होप कि तो 13 डिक्लेयर कर दिए हैं डेड, एक है कि कोई अभी भी गुड न्यूज मिले, मगर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस कम होते हैं। मगर अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो Mi-17 इतना सेफ हेलीकॉप्टर है, जो V सीरीज का, इसके अंदर बहुत आधुनिक यंत्र हैं, कि कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या क्या वेदर कंडीशन इतनी खराब होगी कि ये क्रैश हो गया। एक दुर्भाग्य क्रैश है, और तो ये हमें देखना पड़ेगा आइंदा क्या कैसे होगा। पर मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी जब इसको अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रहे जब तक बॉडीज को रिकग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि रिकग्नाइज हो नहीं सकती, जल गई है, बियॉन्ड रिकग्निशन उनका डीएनए होगा और तभी होगा। और दूसरी बात यह है कि ये सीडीएस का मामला है और ये पहले सीडीएस है, तो इसका भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रोटोकॉल होगा। क्योंकि जब हमारे पहले ऐसा कोई हादसा हुआ था तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जोशी, जो कि गोल्फ खेलते हुए जिनको हार्ट अटैक हुआ था, तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था। तो वो भी एक ध्यान देने वाली बात है, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, इसका मतलब जो बाकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवल चीफ हैं उनके बराबर है, पर नंबर 1 है। तो और वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं आज की तारीख में भारत की मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जिस प्रकार से वो थिएटराइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अगर आप ध्यान दें, एक दिन पहले ही उन्होंने बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में भी बात की और कहा कि आने वाले समय में बायोलॉजिकल वारफेयर एक बहुत बड़ा आपके लिए एक प्रकार का डेंजर बन के आएगा और चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जिस प्रकार से कोविड-19 म्यूटेट कर रहा है,
तो इसी प्रकार से बायोलॉजिकल वारफेयर भी बहुत कुछ हमको सिखाता है। तो मेरा मतलब यह है कि आज की तारीख में दुख भरी कहानी है। हमें अच्छा नहीं लगा कि यह इंसिडेंट हुआ। इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर होगी, उसके तय में पहुंचा जाएगा इसके एक्सीडेंट के रीजन क्या है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि आखिर जांच होती कैसे है और क्या क्या निकल कर आएगा। लेकिन स्क्वाड लीडर दीप्ति कालरा, जब सीडीएस किसी हेलीकॉप्टर में होते हैं तो क्या सुरक्षा के कुछ अलग इंतजाम किए जाते हैं? और ऐसी परिस्थिति में अगर हादसा होता है, क्या वेदर की भूमिका, क्या मौसम की भूमिका अहम हो सकती है उस जगह पर भी? मतलब सुलूर एयरबेस से अगर कुनूर पर या स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन की उड़ान है, क्या इतने छोटे से डिस्टेंस में भी क्या मौसम की एक भूमिका रहती है? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि क्या स्पेशल होता है जब जनरल बिपिन रावत जैसे वीवीआईपीज जहाज में ट्रेवल करते हैं, तो ऑफ कोर्स हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इनफैक्ट एटीसी में भी सीनियर ऑफिसर्स को बिठाया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत या कोई भी इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए जो सीनियर ऑफिशियल जिनके पास ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है उनको बिठाया जाता है। सो ये एयरफोर्स की तरफ से या आर्मी की तरफ से ये सारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तो जनरल रावत के साथ थे ही थे जहाज में, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी में भी ये सारे चेक्स किए जाते हैं। जहाज जब उड़ता है उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे, एंड स्पेशली जब ऐसा ये चीजें हर एक जहाज के साथ की जाती हैं, लेकिन जब हमें पता है कि वीवीआईपीज फ्लाई कर रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी और ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं। तो इन चेक्स की तरफ से हम बिल्कुल ही सांत्वना रख सकते हैं कि इन चेक्स की में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं रही होगी। जब मैंने ये न्यूज सुनी थी तो मुझे एक हादसा याद आया था Mi-17V5 का ही, जब उत्तराखंड लैंडस्लाइड हुई थी तब भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था और उसमें भी हमने अपने कुछ ऑफिसर्स को खोया था। लेकिन शायद वो तो CFIT था, वो शायद कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन हो गया था मौसम बिगड़ने की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं वेदर की थोड़ी बहुत तो भूमिका थी ही, एंड जिस हिसाब से हम इस टेरेन को देख रहे हैं थोड़ा बहुत मैचिंग है। और ये जहाज जैसे रंजन सर ने भी बताया कि इतना ज्यादा एडवांस है, इसका कॉकपिट इतना एडवांस है, वेदर रडार इसमें लगा हुआ है, तो टेक्निकल स्नैग या ऐसी कोई स्नैग, ट्विन इंजन भी है कि पता ना चले और एकदम से क्रैश हो जाए। एंड स्पेशली जिस हिसाब का ये क्रैश हुआ है, इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है 6000 मीटर तक की है इस जहाज की, तो ये काफी हाइट से ही नीचे अनकंट्रोलेबिलिटी इसकी हुई है, जिसकी वजह से जैसे सर ने कहा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लड़ नहीं सकते हैं। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी टेक्निकल स्नैग आया है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ऐसी जब भी सिचुएशन आती है तो पायलट हमेशा ट्राई करते हैं, एटीसी से कांटेक्ट करते हैं, कोई भी नियरेस्ट जो स्टेशन है वहां लैंड करते हैं, या कोई भी नियरेस्ट लैंड ऐसी जहां पे वो लैंड कर सकते हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग होती है। बट आई एम श्योर कि जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है, बहुत ही मुश्किल हालात में ये हादसा हुआ होगा, जब बिल्कुल ही सिचुएशन हाथ से बाहर हो गई और कंट्रोल नहीं कर पाए, तब जाके ये हुआ है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, हम सब के लिए। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, उसी आखिरी लम्हों को हम समझना चाहते हैं। एक हादसे के पहले की जो चीजें होती हैं, हम इतना समझ सकते हैं कि ये जो Mi-17V5 है उसके भीतर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ये सारी चीजें रहती हैं, तो वो हमें चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये क्या चीज होती है कि अचानक ऐसा हादसा हो जाता है? हम आमतौर पर एक प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो एज सिविलियंस हम इतना समझ सकते हैं कि अच्छा आपको किसी गड़बड़ी कोई समझ में आई, उसके बाद आपने संपर्क किया। ये उस समय को अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा पाए कि वो चंद सेकंड्स कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसके पहले हमारे विशेषज्ञों ने कवर किया, VVIP या VIP flight, I have been a part of that VVIP squadron for quite some time. Some years I have flown there. I have flown presidents, prime ministers. सब कुछ किया हुआ है। बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं, सब कुछ होता है। जाने के पहले इमरजेंसी प्रैक्टिस की जाती है, हर रोज सुबह हर इमरजेंसी प्रैक्टिस की जाती है।
ऐसा होता नहीं है कि कोई इमरजेंसी हो गई आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं आती हैं। अब ऐसी जब स्थिति आती है, उस स्थिति में आपका ध्यान सबसे ज्यादा होता है कि पहले इस सिचुएशन से बाहर निकले, फिर इसकी खबर देंगे। ये आप समझने की कोशिश करें। अगर मान लें कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, तो आप पहले उस दुर्घटना से निकलेंगे और उसके बाद उसकी खबर देंगे। तो वायुयान या हेलीकॉप्टर के अंदर भी जब कोई इमरजेंसी आती है, बिल्कुल वही स्थिति होती है। फर्स्ट इज मतलब उसको कहते हैं, दो तरह की इमरजेंसी आती है, एक होती है एक्ट, एक होती है रिएक्ट इमरजेंसी। तो जब कोई रिएक्ट इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले आप रिएक्ट करते हैं, आप पहले उस स्थिति से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आप बाकी जो खबर करने वाली चीज है बाकी करते हैं। और रहा सवाल जो पॉपुलर नोशन है हमारा ब्लैक बॉक्स, तो वो ऑरेंज कलर के दो डब्बे होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में पीछे टेल बूम जैसे आपने देखा, जिसके ऊपर ज़ुलू पापा 5164 लिखा है, उस जगह पे होते हैं शॉक माउंट के अंदर। तो एक होता है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये दोनों चीज है, ये आग से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं, डूब करके डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं, और डूबने के बाद 72 घंटे तक ये पिंग भी देता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी मिलेगी कि हुआ क्या, असल में ये हादसा क्यों हुआ। और सबसे पहले इससे जानकारी हमें मिलेगी कि कैसे हुआ, फिर ये पता चलेगा कि क्यों हुआ। क्योंकि जब पायलट्स आपस में बात करते हैं तो एक मी-17 में 4 क्रू होते हैं, 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट गनर। इनका काम है आपस में सामंजस्य बना करके एक सेफ फ्लाइट को प्लेस ए टू प्लेस बी लेकर के जाए, चाहे ये वॉर टाइम हो या पीस टाइम हो, हर समय कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। अब रहा सवाल कि सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं। इस हेलीकॉप्टर में जितने सेफ्टी मेजर्स हैं उतने और कहीं पर शायद हम सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यही हेलीकॉप्टर वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और यही क्रू है जो वीवीआईपी फ्लाइट्स भी करते हैं। तो ना प्रोसीजरल कोई इसमें एरर आ सकता है, ना टेक्निकल, इसके पहले हमारे विशेषज्ञ ये कह चुके हैं। तो अब रहा सवाल, कोई रिएक्ट इमरजेंसी हुई है और उसके साथ कंबाइंड फैक्टर है बैड वेदर का, जिसके कारण ये सारी इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई है, जिसके बारे में हम सभी अभी आकलन कर रहे हैं कि हुआ क्या, क्यों हुआ। वो थोड़ी देर के बाद जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, प्रीलिम इंक्वायरी, तो जैसे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीवीआर एफडीआर दोनों का डेटा निकाला जाएगा, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ही इसके बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट देंगे और तभी पता चलेगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ग्रुप कैप्टन रंजन, कितना समय लगता है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने में? जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है या जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, उससे इंफॉर्मेशन निकालने में कितना समय लगता है? ये 24 से 72 घंटे का समय लगता है। अब ऐसा है कि वो डेटा एक चीज का नहीं होता है, वो पूरी फ्लाइट ड्यूरेशन का मान लीजिए कि 200 घंटे का है। वो 200 घंटे के डेटा में से कहां पे एबनॉर्मलिटी आई है वो ढूंढना पड़ता है। उसमें समय ज्यादा इसलिए नहीं है कि आपने उसको कंप्यूटर में कनेक्ट किया और वो 1 सेकंड में आपको बता देगा कि अभी इस समय ये हुआ है। तो वो डेटा एक कंटिन्यूएशन में चलता है, जहां उसमें ब्रेक आता है आप उससे पता करते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। ग्रुप कैप्टन एमजी ऑगस्टीन विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, हम इस पूरे हादसे की वजहों को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि हम आकलन कर रहे हैं ताकि लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। जब जानकारियां आधिकारिक रूप से साझा होती हैं लोगों के साथ, तभी उनके मन में जो संशय है, जो शक है, वो सारी चीजें एड्रेस हो सकती हैं। और जब इस हादसे को आपने देखा, ये तस्वीरें आपने देखी, आपके मन में एक एविएटर के तौर पर क्या चीजें उठी? देखिए, 2-4 चीजें मैं समझाना चाहूंगा व्यूअर्स को भी।
मैं खुद एक क्रैश में रह चुका हूँ, 21 क्रैश, वो भी March 1, 1995 मैं टेक ऑफ कर रहा था जब मेरे जहाज में आग लग गया था। मैं क्रैशलैंड, ये जो चेहरा देख रहे हैं, ये स्किन, ये सब नया है। तो I have walked out of a crash, air crash, and I am alive, and that too a fighter crash. And ये खुशनसीबी सभी को नहीं होता है। और जनरल रावत का एक दूसरा क्रैश, जब पहला क्रैश हुआ था तो मैं ईस्ट में ही था, जब ये भी ईस्ट में तैनात थे, मैं ऑपरेशंस का इंचार्ज हुआ करता था उनके, और उस समय इनको कुछ नहीं हुआ, ये वॉकआउट कर मेरी तरह। बट 3 चीजें, महत्वपूर्ण चीजें मैं समझाना चाहूँगा। पहली बात, हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर एक मशीन, एक प्रोपेलर के या उसके जो रोटर के थ्रस्ट है, उसके जरिए वो एयरबोर्न रहता है। जब रोटर का थ्रस्ट खत्म हो जाता है तो वो बिल्कुल एक स्टोन की तरह गिरता है, उसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। और वो जहां इंजन का थ्रस्ट खत्म हुआ वहीं का वहीं उनको लैंड करना पड़ता है। कुछ भी कह लीजिए, हेलीकॉप्टर हो या कोई भी मशीन हो, वो तो फेल होना ही है, कभी ना कभी फेल होगा। वो ना होने की वजह से हम लोग मेंटेनेंस प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं और फेलियर रेट को कम करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। हम कोशिश करते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर कम से कम हो या ना के बराबर, लेकिन ना के बराबर ना नहीं होता है। क्लोज टू जीरो इज नॉट जीरो, दैट आवर व्यूअर्स नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये चीज जो है Mi-17 V5 के साथ भी हो सकता है, या कल आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट से जाना है, उस फ्लाइट में भी हो सकता है, क्योंकि द पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज हैपनिंग इज स्टिल देयर। तो ये जब हेलीकॉप्टर ऑटो रोटेशन करके नीचे आएगा, और नीचे अगर जमीन में, आपने देखा भी होगा कुछ चंद दिनों पहले आपने ये न्यूज चलाया था जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर अपना जो नया हेलीकॉप्टर जो आया है वो क्रैश लैंड किया और टेक ऑफ करके चला गया जी। क्योंकि नीचे जो जमीन था वो सतह था, लेकिन यहाँ जमीन जो है वो पहाड़ी है, तो ऑटो रोटेशन करके लैंड करने के लिए आपके पास जगह थी। सो किस क्षेत्र में आप उड़ रहे हैं वो आपके एक कह लीजिए एक फ्लाइट प्लान, प्रोफाइल, लक, कुछ भी आपको कहना है कह लीजिए, उसी पे डिपेंड करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हाउ डू यू कम आउट ऑफ क्रैश। तो क्रैश रेजिस्टेंस 3 चीजों से डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, किस तरीके से इसको हमने बिल्ड किया है। तो Mi-17 V5 जो है एकदम इट्स लाइक अ टैंक, बिल्ट लाइक अ टैंक की तरफ बिल्ट है वो। तो ये बहुत दूसरे हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले वो काफी झटके झेल सकता है। आपका झटका अगर जरूरत से ज्यादा है तो टूट भी सकता है, जैसे आपने इमेजेस में देखा भी होगा। वो बूम, टेल बूम जो है पूरी तरह अलग हो गया है, 2 टुकड़ों में है। इसका मतलब टेल बूम कहीं लगा हुआ है। और दूसरा उसका क्रैश रेजिस्टेंस आता है सीट और जो हार्नेस। आप CDS हो, कोई भी हो, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में आपको बताया जाता है कि भाई अपना हार्नेस अच्छे से पहनो, है कि नहीं। सो इससे क्रैश रेजिस्टेंस मिलती है। और तीसरी जो है वो फ्यूल टैंक वगैरह जो है, इट इज ऑल एनगल्फ्ड इन अ फायर प्रोटेक्शन मटेरियल कॉल्ड हाइकेट्रॉल जी। सो ये तीनों चीजों से क्रैश रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है मिलिट्री जहाजों का। उसके बावजूद अगर आप गिर रहे हैं पहाड़ पे, वो भी बैड वेदर के दौरान, आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है। वाकई। और जिस वाकये का जिक्र भी कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन, वो जब जनरल रावत पहली बार जब क्रैश में रहे थे 2015 में, चीता हेलीकॉप्टर क्रैश किया था और ऊपर वाले की दुआ से वो, दया से वो वहां से बिल्कुल बिना किसी खरोंच के वहां से निकल आए थे। आज ये जो हादसा हुआ है इसमें 14 लोग सवार, 13 की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लेकिन जैसे Mi-17 और खासतौर पर V5, क्योंकि इसके इंजन ज्यादा पावरफुल है, ये जब पूरा कारगिल की लड़ाई के बाद केस बना था इन हेलीकॉप्टर्स को लाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए, इंजन थ्रस्ट इसमें ज्यादा है, सुरक्षा अधिक है, एवियोनिक्स इसके बेहतरीन है। प्रश्न यहाँ यह भी उठता है ग्रुप कैप्टन रंजन की, इसमें रिडंडेंसीज भी तो कहा जा रहा था कि ज्यादा है, तो क्या वो फेल सेफ मैकेनिज्म एकाएक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है कि हेलीकॉप्टर को सुरक्षित किसी भी परिस्थिति में नहीं उतारा जा सका?
देखिए, ऐसा है, हम दुनिया की सारी सेफ्टी मैकेनिज्म हर चीज में लगा सकते हैं, लेकिन जिस दिन फेलियर होता है उस दिन एक फेलियर से दूसरा, दूसरे से तीसरा होते चले जाते हैं। और अगर नियति में होता है फेलियर होना है तो जैसे भारतीय वायुसेना प्रिवेंटिव सर्विसिंग करती है जी। मतलब इट डज टाइम बाउंड सर्विसिंग, वेदर द कंपोनेंट हैज लाइफ और नॉट, इट विल बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम वेट नहीं करते हैं कि उस कंपोनेंट में फटीग आएगा उसको चेंज करेंगे, हम सब कुछ परफेक्ट रखते हैं हमेशा, क्योंकि वायुसेना सिर्फ वीआईपी के आने जाने के लिए नहीं, ये हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है, और युद्ध में हम कोई टूटी और खराब चीज लेकर के जाते नहीं है। तो रहा सवाल मेंटेनेंस का, और रिडंडेंसी हैं, लेकिन रिडंडेंसी को फेल होते हुए ज्यादा समय नहीं लगा। इस वाकये में जब मेरे साथ इमरजेंसी हुई है 2-3 बार, बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसीज हुई हैं जी, तो उस समय रिडंडेंसीज काम कर गई, और शायद इस बार रिडंडेंसीज काम नहीं की है। एक बार एक ऐसे ही एक सेंट्रल मिनिस्टर के साथ एक मेजर इमरजेंसी के साथ हम कहीं दूर जाकर के लैंड किए, जो किताबों में लिखा था कि आपके साथ वो हो जाए आप इमीडिएट लैंडिंग करें, लेकिन वो एरिया इस लायक नहीं था कि इमीडिएट लैंडिंग की जा सके। तो हम, आपकी भी शायद टीम हमारे साथ थी उस समय हमारे हेलीकॉप्टर में, हम उनको साथ लेकर के जाकर के एक डिफेंस के एयरफील्ड पर लैंड किए और उसके सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। तो उस दिन सारी रिडंडेंसी हमारी काम कर गई। इस वाकये में शायद रिडंडेंसीज नहीं काम की। जनरल सिवाच, हर एक सैनिक जो होता है वो वर्दी में ही जाना चाहता है देश की सेवा करते हुए, लेकिन इस तरह के हादसे में कोई नहीं जाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि यूनिफॉर्म में मौत जरूर आए, लेकिन आज अगर इतना ज्यादा दर्द सबको हो रहा है तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। जनरल रावत एक ऐसे विजनरी जनरल माने जाते हैं जिन्होंने एक बड़े रिफॉर्म का रास्ता खोला है। हालांकि इसकी वजह से चर्चा बहुत होती है और काफी विवाद भी आ जाते हैं उन सारी चीजों को लेते हुए, लेकिन आज इस मौके पर जब हम सब चाह रहे हैं कि कम से कम एक बारीक उम्मीद की किरण हमारे सामने नजर आए, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जनरल रावत इन्वॉल्व हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देखो जब भी कोई आप बदलाव लाएंगे वो उसके ऊपर रेजिस्टेंस होगा, ये इसमें कोई शक और सवाल नहीं, मगर आपको बदलाव लाना है अगर आपने आगे बढ़ना है। और आप अगर देखें कि पूरी मॉडर्न वर्ल्ड की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो अमेरिका है, चाइना है, उसने थिएटराइजेशन कर ली है, हम पीछे। मगर जिस प्रकार से जनरल रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और उनको ये काम दिया गया कि आप अगले 3 साल में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज करो, वो उसकी तरफ कर रहे थे। जिस प्रकार से आपने बताया उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जब भी कोई आप बदलाव करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ फायदे कुछ नुकसान और तालमेल करके आप एक ऐसा मॉडल निकालो जिसके अंदर फायदे ज्यादा हो कम नुकसान हो। तो उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। जो इनिशियल हेजिटेशन थी एक फोर्सेस की या दूसरे फोर्सेस की, वो एक प्रकार से निकाल के ये बढ़ रहे थे हम थिएटराइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अगले 25 साल का रोड मैप बन गया था, वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। एक सोच बदल गई थी, एक देखने का तरीका बदल गया था कि हम किस प्रकार से अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में वो ध्यान दे रहे थे, मेक इन इंडिया कंसेप्ट एंड आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक प्रधानमंत्री का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप एक ऐसा देश जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाहता है और मिलिट्री स्ट्रांग बनना चाहता है, तो वो 70% आप अपने हथियार बाहर से नहीं खरीद सकते, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते। इसलिए अभी ज्यादातर आप जो फोकस था मेक इन इंडिया कि आप 209 के करीब आइटम ऐसे थे
जिनको आपने नेगेटिव लिस्ट पे डाल दिया था, ये आइटम आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये भारत के अंदर ही बनेंगे। और भारत अगर कोई हथियार खरीदता है, जैसे अभी AK-203 खरीदा भारत ने, तो उसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो एक मैं ये कह रहा था कि जो जनरल विपिन रावत है वो उसमें इन्वॉल्व है, मॉडर्नाइजेशन डिफेंस फोर्सेस, एक सोचने का तरीका है, एक नया पहल है, तो इनका होना अभी बड़ा जरूरी है कि अभी वो इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा, वो इसमें लगे हुए थे कि थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस अगले 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनकी जरूरत भारत को बहुत है। और वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और वो एक सबको साथ लेके चल रहे थे। और जैसे बताया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में बात की, वो एक नई सोच है, क्योंकि आने वाले समय में साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, ये एक प्रकार से चैलेंज बनने और इन्हीं थ्रेट्स की बात भी जनरल रावत ने कल ही की और बहुत सुर्खियां इसने बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे अगला थ्रेट है तो हमें इसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी अपनी रखनी होगी। एक और खबर हम दे दें जो कि समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से हमारे सामने आ रही है, जिसमें नीलगिरी के जो कलेक्टर हैं, नीलगिरीज जिस इलाके में ये विमान हादसा हुआ है उसके कलेक्टर की तरफ से इस बात को कहा गया है कि 14 में से 13 की मृत्यु हुई और जो एक सर्वाइवर है वो पुरुष है, जो एक सर्वाइवर है वो पुरुष हैं इस हादसे के। ये नीलगिरीज कलेक्टर की तरफ से पीटीआई समाचार एजेंसी के हवाले से ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जो तमाम सैनिक हैं उनके नामों को भी हमने आपके सामने रखा और कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर में जो वायुसेना की ओर से जो अफसर सवार थे वो कौन थे। इस हेलीकॉप्टर यूनिट के 2 अफसर, पृथ्वी सिंह चौहान कमांडिंग ऑफिसर और स्क्वाड विंग कमांडर कुलदीप, 2 लोग थे जो इस हेलीकॉप्टर को उस समय उड़ा रहे थे। और कुल मिलाकर वायुसेना की तरफ से 4 का एयर क्रू इसमें था, एक फ्लाइट इंजीनियर, एक गनर। हम औपचारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन विंग कमांडर जया तारे, हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हुआ है, कितना समय लगता है उसे सभी तथ्यों को जानने में? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या कह रहे हैं वो तो चंद घंटों में या चंद दिनों में ये जानकारी आ जाती है, लेकिन जो बाकी जानकारी है जो स्पॉट से पता चलती है, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, उसमें कितना समय लगने की लगता है आमतौर पर? देखिए, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वो एक बहुत ही रूलिंग प्रोसेस है और इट इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एक्सीडेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड चेक कि क्रू कहीं फटीग तो नहीं थे, प्लान में कोई चेंज तो नहीं हुआ था, वेदर कैसा था, मतलब दिस इज द बैकग्राउंड चेक फ्लाइट शुरू होने से पहले। तो वहां से चीजें शुरू होके आप उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां पे ये इस एक्सीडेंट ने प्लेस जगह ली। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए काफी सारे ऑफिसर्स, एक पूरी टीम बनाई जाती है जो बेस्ट ऑफ द प्रोफेशन में होते हैं और इसमें टेक्निकल ऑफिसर्स भी होते हैं, इसमें पायलट्स भी होते हैं जो कि अपनी एक्सपर्टीज के साथ में इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को शुरू करते हैं। और ये एक ऐसा हादसा है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अभी जैसे हमने सुना कि 14 में से सिर्फ एक पर्सन बच्चा है, तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए टाइम लगता है। अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जल्द से जल्द ऑर्डर कर दी जाएगी, उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि इस एयरक्राफ्ट से जिन्होंने ये एयरक्राफ्ट उड़ाया हो, जिन्होंने ये एयरक्राफ्ट कभी उसके टेक्निकल लाइन में रहे हों, सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इट्स अ टीम ऑफ 7 to 8 ऑफिसर्स जो कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आगे ले जाते हैं। तो इतनी जल्दी किसी भी चीज को समझ लेना मुश्किल काम है, लेकिन इतना ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन हम समझ सकते हैं कि जो जिन हाथों में कमान रहती है उस विमान की, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ पायलट्स रहते हैं। इस तरह की एक उड़ान जब हम भर रहे होते हैं तो उसमें घंटों का फ्लाइंग अनुभव जुड़ा हुआ होता है। इस समय जब समूचा देश इस खबर को टकटकी लगाए देख रहा है तो हमें यह समझना है कि उस एक विमान में जितने भी हमारे सैनिक सवार थे, चाहे वो वायुसेना के हो या फिर भारतीय सेना के हो, सब सर्वश्रेष्ठ
सब सर्वोच्च, और अगर 14 में से 13 को गंवाने की बात इस समय आ रही है तो ये बहुत दुखद, एक बहुत बड़ा झटका पूरे देश के लिए। जी, इस बात से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि इससे बड़ा झटका लगना मुश्किल है। और जहां तक रहा एक्सपीरियंस का, तो भारतीय वायुसेना में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, ना प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ना ट्रेनिंग की कमी है। इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें हम कोई त्रुटि निकाल सकें। और हमने आपको पहले भी ये कहा था कि जब किसी कमांडिंग ऑफिसर को रखा जाता है, उसको एक अपॉइंटमेंट दी जाती है, तो सिर्फ उसके सीनियरिटी के हिसाब से नहीं होता है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। उसके प्रोफेशनलिज्म को काउंट किया जाता है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस को देखा जाता है, और फिर एक कमांडिंग ऑफिसर रखा जाता है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स ओनली मेक इट टू कमांडिंग ऑफिसर। और जब एक कमांडिंग ऑफिसर फ्लाइंग में इन्वॉल्व हो तो प्रोफेशनलिज्म के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बहुत ही दुखद दिन है ये हिंदुस्तान के लिए, और इस समय हर एक हिंदुस्तानी जो है वो इंतजार कर रहा है कि क्या स्टेटमेंट जारी किया जाता है, आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है। 14 लोग सवार Mi-17 V5 में, 13 लोगों को हमने गंवा दिया है, लेकिन आधिकारिक जानकारी का हम इंतजार करेंगे उन नामों को लेकर जैसे ही सामने आते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सुलूर एयरबेस पहुंचेंगे। खबर यह भी आ रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी विमान हादसे, हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पर जाएंगे, और अब से करीब 45 मिनट में 6:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। वायुसेना में सूत्रों के मुताबिक 14 में से 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है कुन्नूर में।